नार्सिसिस्ट आपको मूव ऑन क्यों नहीं करने देता? सच जान के आप हैरान रह जाएंगे। नार्सिसिस्ट से आप अलग हो गए, आपने विचार कर लिया कि अब मैं साथ में नहीं रह सकता या सकती, क्योंकि नहीं रह सकते। इतना ज्यादा गैस लाइटिंग और आप इतने परेशान हो गए बार बार। वो आपको गिल्ट फील कराता है, आपको गुस्सा दिलाता है, गैस लाइट करता है और आपके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाता है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब माफी बहुत बार दे चुके, अब हमने उसके साथ नहीं रहना। मगर होता क्या है, वो आपको गिल्ट में डाल देगा, वो आपको फेक प्रोमिसेस करेगा, वो बार बार कॉल करेगा, मैसेज करेगा, अपने दोस्तों से फ्लाइंग मंकी से वो सॉरी कहवाएगा और खुद सॉरी बोले ना बोले उनसे सॉरी कहवाएगा। और आप फिर दुविधा में, फिर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, फिर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई करें तो करें क्या, ये इंसान क्या बदलने वाला है? मैंने तो इतने मौके दिए तब तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या हुआ? तो ऐसी ऐसी बातें वीडियो में आपको बताएंगे जो साइकोलॉजिकल ट्रैप से करते हैं ना, कि आप भी हैरान रह जाएंगे और आंखें भी आपकी खुलेंगी कि हमें इस जाल में दोबारा नहीं फंसना। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश विदेश की जानी मानी मनोवैज्ञानिक और नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी की ग्लोबल अथॉरिटी। रिकवरी हो सकती है बशर्ते हम कुछ बातों पे ध्यान दें और नॉलेज इज पावर। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डेटाबेस मिलने वाली है जिससे आपकी आंखें और खुल जाएंगी और आप मूव ऑन करने में सफल हो सकते हैं बिना गिल्ट के। अनअपोलोजेटिक यू। तो पहला पॉइंट है कि आप उनकी लाइफ में इंसान नहीं है, सप्लाई। सप्लाई किस चीज की? कंट्रोल की। ऐसा आपके जैसा शरीफ ज्यादा मुर्गा या आपके जैसा परिवार जो इनकी बातों के कंट्रोल में आ जाता है, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल आप पे, आपके लाइफ पे हो जाता है, तो ये कंट्रोल दूसरा मुर्गा नहीं दे पाता। ये तो ट्राई करते हैं बाहर भी, तो इसलिए फिर वापस आते हैं आपके लाइफ में कि भाई मुझे मेरा मुर्गा चाहिए, मुझे मेरी सप्लाई चाहिए, मुझे मेरा कंट्रोल चाहिए। और इसको कौन प्रोवाइड करता है? आप। आप करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इतने इतने देश विदेश के केसेस हम देखते हैं। लोग गिल्ट में वापस आ जाते हैं, लोग प्यार में वापस आ जाते हैं कि बट मैम आई स्टिल लव हिम, आई स्टिल लव हिम, मैं क्या करूं, मुझे उसके लिए मन में आज भी बहुत सारा प्यार है, मैं कैसे अलग हो सकता हूँ? तो फिर साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसते जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उन्हें रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। जब रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता तो क्या होता है, ये दूर है आपसे, आप दूर चले गए हैं, लेकिन वहां वो तिल मिला रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो वापस आपकी लाइफ में वापस दखल अंदाजी करना शुरू कर दे, आपकी लाइफ, आपकी सोच कंट्रोल करे, आपको, आपकी पूरी फैमिली पे आपके कारण, आपके द्वारा वो कंट्रोल करे। आपकी फैमिली भी चुप है या इनकी जो बातें, जो नाजायज बातें हैं वो सहते हैं, कहते कुछ नहीं, क्यों? कि आपको कहीं हर्ट और ना हो जाए। तो उस चक्कर में आपकी भी पर्सनैलिटी खराब होती है, आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ धराशायी हो जाता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो आप पे क्या चाहिए? कंट्रोल। और सबसे ज्यादा डेंजरस ये थर्ड ट्रिक है, हूवरिंग। हुवरिंग का मतलब आसपास भंवरिंग की तरह मंडराता रहना। तो कभी किसी फ्लाइंग मंकी के द्वारा, कभी कोई गलती से एक्सीडेंटली कहीं मिल जाएंगे, एक्सीडेंटली नहीं होता, मैसेज कर देंगे आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू। या आपके फैमिली मेंबर्स, मामी चाची ताई बुआ नेबर्स, कलीग्स, किसी के भी थ्रू मैसेज भिजवाएंगे कि मैं तो इसके बिना तड़प रहा हूँ, मुझे लगता है कि अकेली कैसे रहेगी, या अकेले ये मेरे बिना इनको रहने की आदत नहीं है, इनको तो मालूम ही नहीं कि इनके कितने कपड़े इनके कपबोर्ड में हैं, किस तरह कहाँ कैसे किचन में सामान पड़ा है, मैं अगर वहां नहीं रहूंगी कैसे रहेंगे ये, कितने एकदम निरीह प्राणी की तरह हो जाएंगे, मैं तो बहुत मिस करती हूँ इनको। और
ऐसा होता नहीं है। आप ये देखेंगे, हमने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक टेस्ट किया था कि किसी व्यक्ति जो अराउंड 65 ईयर्स के थे, तो उनकी वाइफ जो भी कारण थे 2 महीने के लिए अपने मायके उन्होंने जाना था, जो भी उनके वेरिएबल्स थे। तो उनके जाने से पहले हमने इनका HB1AC जो डायबिटीज का 3 मंथ्स का टेस्ट होता है ना, वो करवा दिया। उसमें HB1AC 6.5 था, विच इज वेरी नॉर्मल। नॉर्मल रेंज है फॉर डायबिटिक जो लास्ट 30 ईयर से डायबिटिक थे। और 2 महीने उनकी वाइफ वहां पर थी। तो उसके बाद वो जब आए तो उनका फिर दोबारा से कराया, तो ये 2 महीनों में जब उनका टेस्ट हुआ तो वो कितना था, 6.2। और 3 मंथ्स बाद, यानी उनकी वाइफ के आने के 3 महीने बाद, वाइफ भी अराउंड 55-58 की तो है, ये 65 के थे, तो आजू बाजू में इनकी एज है। तो जब वाइफ के आने के 3-4 महीने बाद जब दोबारा HB1AC टेस्ट कराया इस व्यक्ति पे, तो उनका कितना निकला, 7.9। तो डायबिटीज के लिहाज से 7.9 तो एकदम हाई। कहाँ तो 6.2 हो गया था वाइफ की एब्सेंस में, वो 2 महीना नहीं थी। तो एक्चुअली हमारी बॉडी साइंटिफिकली बताती है कि कितना कितना मेंटल हेल्थ का अब्यूज हो रहा है नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ रहने से। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, आदत पड़ गई है दिल को ये विक्टिम होने की, अब्यूज्ड होने की। ये विक्टिम प्ले करते हैं, यानी आपको थप्पड़ मार के अपना गाल पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे अरे देखो मुझे कितनी जोर जोर से इन्होंने मारा। ऐसा नहीं होता, ये तो कहानी का नैरेटिव चेंज कर लेते हैं। ऐसे एक और केस था, तो उसमें वो लेडी का ही वो पकड़ी गई ऐसे कि परिवार को भी मालूम पड़ गया कि 20-25 ईयर्स के मैरिज में उनके हस्बैंड की फिजिकल हेल्थ इतनी ज्यादा गिर गई जो कि वो 80 साल के लगने लग गए। तो वो जो मेडिकल पैरामीटर्स थे वो बहुत सारे, बहुत कुछ बोलने लगे। परिवार में लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई क्या हो गया, परिवार में क्या ख्याल नहीं रखा गया इन इन व्यक्ति का, आपके हस्बैंड का। बच्चों से पूछा गया जो कि एडल्ट्स थे कि आप फादर का ख्याल नहीं रख पाए, इतना ज्यादा हेल्थ कैसे गिर गए। और अचानक ही एकदम जब गिरी तभी पता लगा ना लोगों को कि कितना ज्यादा अंदर अंदर वो भर रहा होगा, या जो ज्वालामुखी ज्वर का बीमारी का बढ़ता जा रहा था, जो कि दिखने लगा। एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, तब जाके तो रिपोर्ट्स में पता लगा। तो उन्होंने, ये लेडी ने क्या किया, उनकी वाइफ ने नैरेटिव चेंज कर दिया। अब उनकी मदर इन लॉ को डेथ हुए भी कम से कम 10-15 साल हो गए, और उनकी जो बहनें थी उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि मैं बेचारी बहू कितना कितना पीड़ित रहती हूँ, और ये मेरे को अपना समझते ही नहीं घर वाले, और मेरी परेशानी, मतलब वो बिल्कुल फीमेल कार्ड प्ले करके नैरेटिव चेंज कर दिया, कहानी चेंज कर दी। और घर के जो मेंबर्स थे, रिलेटिव्स जो एल्डर्स थे, वो कहानी पलट गई और बदल गई। और अब कहानी ये बन गई कि भाई ये तो बहू को कितना प्रताड़ित इस परिवार में किया गया। वो व्यक्ति जो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इतनी इतनी उसके एक्सरे, उसकी और चीजों में रिपोर्ट्स में आ रहा है, वो बात खत्म हो गई। ये नार्सिसिस्ट आपको गिफ्ट देते हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। चौथी बात, फ्लाइंग मंकीज का ये लोग बेधड़क बेखौफ यूज करते हैं, और बड़ी शिद्दत से यूज करते हैं। जितनी शिद्दत से ये झूठ बोलते हैं फ्लाइंग मंकीज को, कहानी बिल्कुल ही पलट और बदल जाती है। फिर वो लोग आते हैं कि ये तो कितनी सीधी है, कितनी सीधी सादी लड़की है, शरीफ है, इसके तो मुंह में जुबान नहीं है, आप इसके साथ ऐसे कैसे हरकत कर सकते हैं, ये तो घर में इतना काम करती है। ऐसा कुछ नहीं होता। घर को देखो, कबाड़ खाना बना हुआ है, पैसे बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, पर किस पे पता नहीं, घर वालों पे तो नहीं हो रहे। फिर इनको अपनी महंगे महंगे शौक, महंगी महंगी चीजें लाने का शौक है, संभालने का, सहेजने का नहीं होता। आप इनके किचन में जाएंगे, आप इनके घर पे जाएंगे और पूरा एकदम कबाड़ खाना।
कीड़े मुंह कौड़े तैर रहे होंगे इधर उधर, बहुत गंद एकदम फैला के, जबकि किचन बनाने में, घर बनाने में करोड़ों लगा देंगे। और एक बात और है जो कि बहुत कॉमन, फ्लाइंग मंकीज को तो पता नहीं चलती ना, लेकिन जहाँ फीमेल्स एनपीडी है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वहां अक्सर 95% घरों में देखा गया है कि ये खाना या किचन में जाना या कोई भी होम मैनेजमेंट का काम करना अपनी तौहीन समझती है और बोलती है कि मुझे नौकर बना के रखा हुआ है, मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नहीं करूंगी। नहीं करिए आप, आपसे कोई उम्मीद नहीं कही जाती जो दूसरे घर वाले बताते हैं। फिर क्या होता है कि ये काम तो कुछ करेंगी नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि इनको रानी की तरह ट्रीट किया जाए और इनको हर चीज सामने लाके दी जाए। तीनों वक्त के खाने, इनको बाहर लेके जाना है, इनको अब्रॉड ट्रिप्स चाहिए, इनको इतना पैसा इनके अकाउंट में चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं, लेकिन राइट होनी चाहिए। और उसमें भी वो अपने हस्बैंड पे इतना खौफ, उनको खौफनाक तरीके से घर में रखते हैं कि किचन का काम, खाना बनाने से लेके सामान पैक करना और सब कुछ करना कौन करता है? क्योंकि भाई इक्वालिटी का जमाना है, लड़कियां क्यों करेंगी, लड़कियां तो नौकर हो गई। लेकिन अपने हस्बैंड को नौकर की तरह काम वो करवाते हैं। तो इन्हें पति नहीं चाहिए, शौहर नहीं चाहिए, नौकर चाहिए। और नौकर जिसका शादी के बाद पुनः जन्म हो जाता है, अपने पूरे परिवार वालों को, भाई बहनों को, मदर फादर को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो धीरे धीरे कट करा लेती है, आइसोलेट करा देते हैं। ये 95% केसेस में देखा गया है, पाया गया है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, रिसर्च बेस्ड पॉइंटर्स आई एम गिविंग यू हियर, है ना? तो समझने की बात है ना, बिल्कुल। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, ये बातें, और आपको लगता है या आपने ये चीजें फेस की हैं या आपके परिवार में किसी ने फेस की हैं, तो प्लीज कमेंट में लिखिए आई चूज मी। क्या लिखेंगे आप? आई चूज मी। तो सेल्फ लव, अगर ये कायदा निभाएंगे ना तो कायदे में ही फायदा है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो करना क्या है? और समस्या का समाधान है। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति थेरेपी में नहीं आते, और जब आते भी हैं तो बड़े राजा या महाराजा की तरह ठाट से आएंगे, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ डॉक्टर, आप बताओ मैं करूंगा या करूंगी, इनको फिक्स करिए, अगले सेशन में बोलेंगे इनको फिक्स करिए, मैं तो ठीक हूँ, आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूंगा या करूंगी। लेकिन थेरेपी में सबसे पहले ड्रॉप आउट रेट इन्हीं का होता है। तो हमें इंडिविजुअल काउंसलिंग में दोनों को अलग अलग, अगर कपल काउंसलिंग हो रही है तो इंडिविजुअल काउंसलिंग, और अगर वो नहीं भी आते, कपल काउंसलिंग में भी नहीं आते, बहुत लोग बोलते हैं वो नहीं आएंगे क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनमें कुछ कमी है, गलती तो सारी मेरे या मेरे खानदान में है। तो फिर मैं यही बोलती हूँ कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी नहीं आता थेरेपी में अपने लिए। तो जो नॉन नार्सिसिस्टिक फैमिली मेंबर है उसे आना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण रेखा को मजबूत करने के लिए बाउंड्रीज आपको बनानी है, अकेले आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग थेरेप्यूटिकली चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशनल काउंसलर जो इस एरिया का स्पेशलिस्ट हो, जो आपको नार्सिसिस्टिक अब्यूज से मुक्ति दिला सके, जैसे नशा मुक्ति अभियान, तो अब नार्सिसिस्टिक मुक्ति अभियान भी हमने चालू करना है। करेंगे ना, साथ देंगे? तो आप यहाँ पर ये नीचे लिखे नंबर पे कॉल करिए अगर आपको लगता है कि आप या किसी और आपका जो अपना है वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे बात करिए। 24/7 कोई ना कोई आपको इस नंबर पे जरूर मिलेगा, बात होगी, और आपको काउंसलिंग के अपॉइंटमेंट और फर्दर जो प्रोसेस होगा वो बातें मेरा टीम मेंबर्स आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। करेंगे ना? और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भर भर के शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी, किसी खानदान की
ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस बीमारी से जूझता देख रहे हैं, जो बीमारी उन्होंने उनके ऊपर नहीं है लेकिन उनके स्पाउसल या उनके परिवार में ऐसी बीमारी आ गई। सोचिए उन सीनियर सिटीजन्स का कितना बेहाल उनका हाल होगा। तो उनके लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए आप आइए, कनेक्ट करिए और शेयर कीजिए कि आप एक किसी की पूरी जिंदगी, किसी परिवार की पूरी तकदीर आपके हाथों बदल जाएगी। करेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भर भर के आपको दुआएं